सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी को राजे स्टडी चैनल पर। और हम लोग मिडवाइफरी टॉपिक जो देख रहे हैं और इसका वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। कल की क्लासेज में मिडवाइफरी हुए थे और हम लोग दो टॉपिक को कंबाइन लेकर चल रहे हैं, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी हो रहा है, मिडवाइफरी भी हो रहा है, जिससे कि आपको ऐसा बर्डन फील न लगे एक ही टॉपिक का, क्योंकि एक पढ़ते पढ़ते आप बोर फील करने लगिएगा। इसलिए दो टॉपिक को एक साथ लेकर चलते हैं और बहुत आसानी से सारे चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और जो भी हमारा एग्ज़ाम को लेकर प्रोस्पेक्टस है, जो भी हम लोगों का जो स्ट्रेटजी बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो क्लास ज्वाइन किए हैं वो पूछ रहे थे, और बहुत सारा ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो क्लास नहीं ज्वाइन किए, वो भी पूछ रहे थे कि सर इसमें जीके और जो कि आप लोगों का रीजनिंग जो होता है वो भी शामिल किया जाएगा क्या सिलेबस में। देखिए, हम आपको इसीलिए बार बार कहते हैं कि अभी आप लोग टेक्निकल को पढ़े रहिए, क्योंकि बीटीएससी में तो ये दोनों नहीं था, लेकिन ये रहता भी है। बहुत सारे एएनएम एग्जाम में ये दोनों को इंक्लूड किया जाता है। अगर किया जाएगा इंक्लूड तो आपके पास तो पर्याप्त समय रहेंगे ना। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि अभी हम लोग टेक्निकल पढ़ते जा रहे हैं। जब वैकेंसी आ जाएगा, अगर उसमें सिलेबस आप लोगों का दो ऐड किए जाएंगे, जीके और रीजनिंग। जीके और रीजनिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इसमें सीखने की बात होती है, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। जीके और रीजनिंग हम इतने ईजी वे में, इतने ट्रिकली हम आपको बताएंगे कि आप सारा जीके के क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन बना के आइएगा। एक भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन सब नहीं छूटेगा, वो हम आपको गारंटी देते हैं। और बहुत ही आसान वे में हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन आप लोग टेक्निकल पर अभी ध्यान दीजिए। जो कुछ आगे का होंगे, अगर होगा तो शामिल होगा तो करेंगे हम लोग क्लास, उसमें क्या दिक्कत है। आप लोग क्लास जब ज्वाइन किए हैं तो हम पूरी तैयारी की आपकी जिम्मेदारी लिए हैं। इसलिए जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 7050872996। आगे की आपकी क्लासेज, नोट्स, सारा कुछ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक महिला केवल स्तनपान करा रही है तब गर्भ निरोधक सुरक्षा होगी। ये हम आपको बताए थे जब क्लासेज कल का ले रहे थे, या कल का ही शायद ले रहे थे, या पिछले क्लास में हमने आपको बताए थे कि स्तनपान के बारे में पूरी डिटेल्स में बताए थे कि क्या कुछ इसकी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं WHO के द्वारा। क्योंकि WHO क्या है, एक स्वास्थ्य संगठन है जो कि विश्व में सारी चीज़ें मतलब कि उसके द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, दिशा निर्देश उसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधित जारी किए जाते हैं। स्तनपान मेनली आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि हमने इसको पूरे डिटेल्स में बताए थे। जब कोई मतलब कि गर्भवती महिला अपने नवजात शिशु को जन्म देती है तो उसमें क्या मतलब कि दूध आने लगता है, कोलेस्ट्रॉल। दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, या कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल आने लगती है, जिससे कि और वो मतलब कि जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उसी को स्तनपान कहते हैं। और जन्म के कितने समय बाद उसको पिलाना चाहिए, तो 1 घंटा के भीतर शिशु को माँ का जो दूध है उसका सेवन करवाना चाहिए, स्तनपान करवाना चाहिए। और स्तनपान कब तक, मतलब कि वैसे जनरली 3 या 5 वर्ष तक मतलब कि करवाए जाते हैं। लेकिन उसमें क्योंकि माँ की बहुत ज़्यादा कैलोरी खर्च होते हैं स्तनपान कराने में, तो इसलिए जनरली 3 वर्ष के बाद उसको मतलब कि बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देते हैं या स्तनपान करवाना बंद कर देते हैं। और 6 महीना के बाद उसको मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि अर्ध आहार भी देने लगते हैं शिशु को। तो इतना इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, और इसीलिए हम आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में सोच रहे हैं। आप लोग जितना जल्दी 3 आदमी को ज्वाइन करिएगा उतना जल्दी आपका ग्रुप बन जाएगा। उसमें इसी तरीके से एक पॉइंट पर सारे चीज़ों का डिस्कशन होंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आप लोग स्तनपान के बारे में पूरा कुछ जान लिए। यदि एक महिला को केवल स्तनपान करा रही है तब गर्भ निरोधक सुरक्षा होंगे। तो उसके गर्भ के सुरक्षा के लिए मतलब कि क्या होना चाहिए, गर्भ निरोधक सुरक्षा के लिए उसके मतलब कि कब तक मतलब कि होनी चाहिए। तो ये मतलब कि प्रसव के कितने 6 महीना पश्चात। 6 महीना पश्चात क्या होता है कि मतलब स्तनपान तो ऐसे बाद में भी करवाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मतलब बच्चे को उस समय के बाद 6 महीना के बाद अर्ध आहार भी देना शुरू कर देता है। अब ऐसा नहीं कि जन्म लिया तो उसको आप क्या थमा दिए खाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग छठ आने वाला है,
फेस्टिवल का भी समय है, तो जैसे अभी आप लोग पूरी या और कुछ बनाए होंगे तो वो सब धरा दिए, वैसे नहीं, मतलब जो मतलब कि अर्ध आहार होते हैं, जो नर्म होते हैं वो सब दिया जाता है, क्योंकि उस समय उसका जो दांत होता है वो उतना ठोस नहीं होता है, दांत आ ही रहा होता है, सिर्फ मसूड़ा रहता है, तो वो मतलब कि और बॉडी भी उसको डाइजेस्ट करने में उतना पचा नहीं पाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग जानते भी है। अगला क्वेश्चन आपका कर है, आप लोग थ्योरी कर रहे थे, इसलिए आप लोगों को थ्योरी भी मिल रहा है। कह रहा है क्या कि गर्भ अवस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब कब? गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो 9वें सप्ताह से, 9 सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितना, तो लगभग 7 दिन होता है, लगभग क्या है उसमें फिक्स है, महीना में कह सकते हैं 28, 29, 30 ऐसे होते, 31 भी होते हैं, लेकिन सप्ताह तो फिक्स है 7 दिन का होते हैं। तो 9 सप्ताह के बाद भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि मतलब कि इसका भ्रूण नाश हो गया, या इस तरीके से आप लोग वर्ड सुनते होंगे, तो मतलब कि 9 सप्ताह के बाद गर्भवती महिला का भ्रूण शब्द का प्रयोग आने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और मतलब कि प्रसव या कल ये डिलीवरी कितने नॉर्मली होते हैं? तो 9 महीना पर होता है, सप्ताह मत मार के आ जाइएगा। आप लोगों को टेस्ट भी कुछ दिन में जैसे 2-3 टॉपिक हम लोगों का कवर हो जाएगा, तो टेस्ट की भी सारी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे आप लोगों का। और जो भी आपका फ्रेंड होंगे, जो भी आपका रिलेटेड या फ्रेंड होंगे, उससे भी कहिए कि क्लास ज्वाइन करें और उन्हें भी बेनिफिट मिले, और आप लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन आगे की जो प्रोसेस है, जितना हम टारगेट किए हैं उतना स्टूडेंट पूर जाएंगे, तो सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। कह रहा है कि गर्भ अवस्था और जो डिस्कशन होंगे ना ग्रुप वाला, उसमें अगर आपका फ्रेंड रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि हम लोग इन सब प्रोसेस से गुजरे हैं। अगर आपको हम कोई स्टूडेंट दे देंगे तो उसमें आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं होइएगा, क्योंकि उसमें कैसे क्या डिस्कशन करते हैं, उसको कब फ्री टाइम मिलता है, कब आपको करना है, ये सब तो तीनों मतलब मिल के करिएगा। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपने 2 दोस्त और किसी को ऐड करवाइए, जिसको हम उसमें आपको 3 का एक इंडिविजुअल 5 रहेगा तो और अच्छी बात है। अगर 3 ही है, आपको अगर ज़्यादा फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं तो 2 और ऐड करवाइए, आपको मिलाकर 3 गो का एक मतलब ग्रुप बन जाएगा। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? क्योंकि गर्भ जब धारण करते हैं तो गर्भवती महिला को प्रोटीन, कैलोरी, आयरन सब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सिंगल खा रहे हैं, उसमें प्लेसेंटा क्या करता है कि पोषण तत्व जो भी होते हैं उसमें जितनी आपूर्ति होते हैं वो गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, जो कि शिशु जो जिंदा रहता है, तो उसके कारण उसके मतलब गर्भ धारण करने के बाद माँ को इन सब चीज़ों की प्रोटीन अधिक मात्रा में गर्भ धारण से पहले या जो जितना प्रोटीन उसको ज़रूरत होती है, गर्भ धारण के बाद उसका प्रोटीन या कैलोरी का लीजिए, आयरन का लीजिए, कैल्शियम का लीजिए, इन सब की जो मात्रा है वो ज़्यादा मतलब कि देनी चाहिए, उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है अतिरिक्त प्रोटीन? तो 10 ग्राम प्रतिदिन, 10 ग्राम प्रतिदिन उसको प्रोटीन की मात्रा मिलनी चाहिए। और जब उसको वीकनेस लगता है, डॉक्टर के पास जाता है, अगर आहार से उसको नहीं मिल पाता है तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये सब की दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन देखते हैं ना, कि मतलब कि कहते हैं ना कि ताकत वाला शीशी दिया है, उसमें आयरन का मात्रा रहता है, सारा कुछ उसमें आप कंपोजिशन देखते होंगे तो सारा कुछ का लिखा रहता है, कितना इसमें आयरन की मात्रा है, कितना कैल्शियम है, कितना ये प्रोटीन है, सारा कुछ उसमें मेंशन किया होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैल्शियम के बारे में आप लोग बताइएगा, हम बता चुके हैं एक बार कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है। लीजिए कैल्शियम वाला भी क्वेश्चन आ ही गया। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? 500 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1000 मिलीग्राम ml जो कहते हैं, या 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 2000 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो कितना की ज़रूरत पड़ती है? तो कैल्शियम की 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। प्रोटीन 10 ग्राम प्रतिदिन, और ये मिलीग्राम में, ग्राम में नहीं, ग्राम ज़्यादा होते हैं, मिलीग्राम उससे कम होते हैं। भले इसमें 1000 दिया गया है, लेकिन उसमें डिवाइड करिएगा तो कम आ जाएगा।
मतलब इसमें 1000 से डिवाइड करिएगा तो ग्राम में आएगा, मिलीग्राम है तो कितना 1 ग्राम, मतलब कि क्या हो जाएगा मिलीग्राम में 1000 मिलीग्राम, या ग्राम में कहिएगा तो 1 ग्राम। ये सब आपको चेंज करने, ये सब यूनिट है, मापने की एक इकाई है। जैसे आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि हम 5 मीटर का कपड़ा लिए हैं, वही आप खेत या सड़क पर जाते हैं, कहीं जाना होता है तो आप कहते हैं कि मतलब कि 3 किलोमीटर जाना है, तो वो मतलब दूरी नापने की इकाई है, लेंथ नापने का मीटर हो गया। तो ये सब मतलब इसी तरीके से ये सब एक इकाई है, मापने का एक यूनिट है। तो समझ गए मिलीमीटर, मिलीग्राम और ग्राम में क्या डिफरेंस है। मतलब 1 ग्राम का लीजिए, 1 ग्राम लिखा रहेगा, बीटीएससी में यही हुआ था, बीटीएससी एनए में आप लोगों का ऑप्शन या क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल दिया था, तो आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट का अब क्यूरी जा रहे हैं, क्योंकि हम जो क्लास करवा रहे थे हमारे यहाँ से तो बहुत सारा का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो अदर जगह पढ़े हुए थे वो सब बोल रहे सर नहीं बन रहा था, क्वेश्चन का अलग पूछने का तरीका था। सिलेबस वही है, वही इसी तरीके से घुमा के पूछता है, लेकिन इस बार हम ऐसा कोई आपको एक्सक्यूज नहीं देंगे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी आए। अगर ग्राम रहेगा तो 1 ग्राम लिखा रहेगा, मिलीग्राम है तो 1000 मिलीग्राम है। आप लोग ज़्यादा बर्डन फील मत करिएगा, अभी आप लोग पढ़िए, नोट्स से पढ़िए, आप लोगों को नोट्स मिल चुका है, फिर एक बार हम आपको रिवीजन करवाएंगे, आपको एग्ज़ाम तक निश्चित रूप से आपके दिमाग में रहेंगे और आप उसको बना कर आइएगा। अभी कारण मासिक धर्म चक्र की लंबाई 32 दिन और LMP है, LMP ऐसे मतलब हिंदी में रहता है ना थोड़ा सा ये वाला LMP जून 10 मनाते हुए निम्नलिखित में से कौन संभावित प्रसव तिथि है। मतलब कि LMP जो मनाया जाता है 10, यहाँ पर गलती मेंशन कर दिया है, तो मतलब कि LMP 32 दिनों के जो मतलब मासिक धर्म की चक्र होती है उसमें जो LMP मनाए जाते हैं प्रसव के संभावित किस तिथि को मनाया जाता है, 12 मार्च या 17 मार्च, 21 मार्च या 27 मार्च। तो ये 12 मार्च को बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को हम करेक्ट करवा के एक बार आप लोगों को लिखवा देंगे। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान औसतन वजन कितना बढ़ जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन 3-4 तरीके से रहेगा, या तो 11 kg रहेगा, ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, 11 kg ऑप्शन में रहेगा, 11 नहीं है 12 दिया हुआ है, या 10 से 12 दिया हुआ है, या 10 से 11 kg के बीच में दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन रहेगा मेनली 11 kg होता है, औसतन 10 से 12 भी लिखा रहेगा तो वो टिक करके आइएगा, 12 kg का अप्रॉक्स रहेगा तो वो भी आप टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेनली 11 kg रहेगा तो ये करके आ जाएगी। एवरेज पूछेगा मतलब औसतन पूछेगा तो 10 से 12 के बीच में दिया रहेगा, तो वो मतलब आप देखिए 10 से 12 है ना, इसको ऐड करिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, संख्या को ऐड करके जितना संख्या उससे भाग देना। तो 10 और 12 कितना हो गया, 22 हो गया। दो गो संख्या है तो 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। मेनली 11 ही होता है, इसलिए एवरेज 10 से 12 के बीच में दिया है। अगर 11 kg रहेगा तो 11 आप टिक करके आइएगा। ये क्या है, गर्भावस्था के दौरान औसतन वजन गर्भधारण जो महिला होंगे उसका बढ़ जाता है, उसमें बहुत सारा का वजन बढ़ता है, जैसे गर्भाशय है और भी जो चीज़ें होते हैं उन सब की बढ़ जाते हैं। उसके बारे में हमने डिटेल्स में बताए भी थे, एक क्लास में और बताएंगे कि किस किस का वजन बढ़ता है। उसके बाद उसमें शिशु का भी वजन होता है, गर्भाशय में वही मेनली आ जाएंगे। और जन्म के बाद जो शिशु आता है जन्म के समय, तो उसका वजन एवरेजली कितने माना जाता है, मतलब स्वस्थ एक हेल्दी शिशु है तो उसका एवरेज वजन कितना रहेगा, तो 3 kg रहेगा। कितना, 3 kg के अप्रॉक्स रहेगा, या 2.5 भी लिखा रहेगा, 2.5 kg या 3 kg वैसे मेनली स्वास्थ्य का माना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका इसमें मतलब कि इससे रिलेटेड था, इसलिए हम आपको बता दिए। जहाँ पर जो भी रिलेटेड आएंगे वहाँ पर हम आपको सारा कुछ बताएंगे भी। कारण कि कुल गर्भपात के 3/4 गर्भपात होता है। कुल गर्भपात के जो 3/4 है वो कितना होता है, मतलब कि गर्भ अवस्था के प्रथम 7 सप्ताह के दौरान, गर्भ अवस्था के प्रथम
प्रथम 20 सप्ताह के दौरान या गर्भ अवस्था के प्रथम 16 सप्ताह के दौरान थी। ये कब होता है? तो गर्भ अवस्था के 16वां सप्ताह के दौरान, मतलब कि कुल गर्भपात का 3/4 गर्भपात होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गर्भपात आप लोग जानते हैं ना, इसको तो डिटेल्स में बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं। अगला है कि फीटोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम HFS कब सुनी जा सकती है? मतलब कि फीटोस्कोप मतलब कि लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सर्वप्रथम जो FHS होते हैं उसको सुना जाता है। FHS इसका हमने फुल फॉर्म भी बता चुके हैं आपको। मतलब कि जो गर्भधारण के दौरान जो बच्चा होते हैं उसका जो मतलब कि जो एक्टिविटी रहते हैं वो सुना जाता है, तो वो फीटोस्कोप के द्वारा भी सुने जाते हैं। तो वो कब सुनाई देने लगता है? गर्भ अवस्था के दूसरे सप्ताह, 18वें सप्ताह, 28वें, 32, 35 में। तो क्या हो जाएगा? मतलब कि ये 18वें सप्ताह में ये अमूमन सुनाई देने लगता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ अवस्था की अवधि होती है कितना? 10 ल्यूनार महीने, ये भी एक मापने की इकाई है, या कैलेंडर महीने, सब अलग अलग तरीके से मापा जाता है लेकिन है वही, या 80 दिन, या उपयुक्त सभी। तो तीनों गर्भ अवस्था की अवधि मापने का अवधि ही है। या तो उसको कह लीजिए 10 ल्यूनार महीने, या कैलेंडर में मतलब कि 9 कैलेंडर महीने 7 दिन, या 280 दिन। तो ये सब मतलब कि गर्भ अवस्था का अवधि ही है, उसी को मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे क्या है कि आपको हम इसके एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर आपको कहेंगे कि आपका बुखार है 98 डिग्री, मतलब कि 98 डिग्री आपका बॉडी का टेम्परेचर है। 98 डिग्री क्या? फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। ये मतलब टेम्परेचर मापने की इकाई है। वही सेल्सियस में बात करें तो वही चीज़ 37 डिग्री हो जाएगा। ये मतलब क्या है उतने, लेकिन अलग अलग इकाई में उसका मान, उसकी संख्या बदल जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है, मतलब कि अगर गर्भधारण को अवधि मापा जाता है ल्यूनार में तो 10 दिन होते हैं, या कैलेंडर में 9 दिन 7 महीने, या 280 दिन। जैसे कि आप लोग महीना को मापते हैं, कोई काउंटिंग करते हैं वर्ष को, तो क्या आप लोग जनवरी फरवरी करते हैं? आपके दादी नानी या मम्मी सब भी, जो भी आपके बुजुर्ग होंगे वो सब क्या चैत वैशाख सब काउंट करते हैं। तो मतलब क्या, तो है तो वही चीज़, वो भी तो 12 महीना ही काउंट करते हैं, लेकिन वो भी एक क्या है अलग, मतलब कि नेम है, उसका तरीका है अलग, मतलब उसका काउंटिंग का है। इसी तरीके से ये भी है, मतलब कि तीनों से गर्भ अवस्था के अवधि को ही मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? आप लोग पूरा क्लास करिए। आप लोग कहते हैं कि सर और लंबा दीजिए, और पूरा क्लास आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि हमको एवरेज ड्यूरेशन जो आपका होता है टाइम देखने का वो पता चलता है। तो उतना आप लोग देखिएगा तब ना आगे की क्लासेज में और लंबा हम आपके पास लेके आएंगे वीडियो। किस दौरान गर्भवती महिला द्वारा किंकिन का अनुभव किया जाता है? 8 से 10वें सप्ताह, या 12 से 14 सप्ताह, या 16 से 20, या 22 से 24। ये कब किया जाता है? तो 16 से 20वें सप्ताह में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कम से कम कुल कितनी प्रसव पूर्व दौरा करनी चाहिए? प्रसव पूर्व दौरा कितनी मतलब कि करनी चाहिए, मतलब कि कितने बार आपको प्रसव से पहले मतलब कि जाना चाहिए हॉस्पिटल या सलाह लेनी चाहिए? तो ये मतलब ये कितने? तो 4 बार। कितने? मतलब कि 4 बार। अगला है, एक गर्भवती महिला के लिए टेटनस टॉक्साइड TTD का जो मतलब इसके बारे में हमने आपको बताए थे, TTO मतलब बताए थे ना उस दिन, हम आपको पूरी डिटेल्स में बताए थे। टेटनस टॉक्साइड की 2 खुराक के मध्य न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 4 सप्ताह। कितना? 4 सप्ताह लिखा रहेगा, या 1 महीना लिखा रहेगा?
कितना 4 सप्ताह या 1 महीना, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में आपको इस मतलब कि वैक्सीन के बारे में आपको बताए हैं। वो क्लास आप लोग देख लीजिएगा। जो भी क्लास लिए हैं उसको तो सारा वीडियो मिल चुका है, वो देखे ही होंगे, और जो नहीं देखे हैं वो लोग क्लास ज्वाइन करिए। इस तरीके से आपको सारा कुछ बताया जाता है। हालांकि मतलब कि एक स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन था, मतलब 4 सप्ताह में क्या 4 सप्ताह मतलब क्या 28 दिन होगा ना, 4 गुना 7 28 दिन। अब महीना कभी को जो फरवरी वाला होता है नॉर्मली 28 को भी लग जाते हैं, तो ये 1 महीना भी हुआ, उसको छोड़िए। आपका जियो प्लान का जो महीना है वो तो 28 को ही लगता है। आप लोग जो रिचार्ज करवाते हैं चाहे जियो से एयरटेल से, तो आप लोगों का महीना देखते होंगे, 1 महीना का जब पैसा कटवाते हैं तो उसमें 28 दिन शो करता है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि मतलब सारा महीना 28 को ही लगता है। वो अपना मतलब बचत के लिए जियो वाला टेलीकॉम वाला अपना बनाए हुए हैं महीना, उसका बस चले तो वो 15 दिन का भी बना देगा, ठीक ना। तो एग्ज़ाम में लिख कर आ जाइएगा कि 28 दिन का होता है महीना। हम लोगों का जियो में 28 दिन ही महीना दिया जाता है। अगला है कि गर्भवती की वह समय अवधि जिसके प्रथम तिमाही कहा जाता है। प्रथम जो त्रिमासी होते हैं, प्रथम तिमाही, उसको कब कहा जाता है? गर्भवती के वो पर जो समय अवधि, कौन सा समय अवधि है जिसको प्रथम तिमाही कहा जाता है? ये प्रथम 12 सप्ताह जो होते हैं उसको, 12 सप्ताह कितना हो गया, मतलब कि 12 सत्ते कितना हो गया, 84 दिन, लगभग 3 महीना। त्रिमासी हुआ ना, 90 दिन का हुआ ना महीना। कोई ज़रूरी है कि सब महीना 30 को ही लगेंगे, कोई 28 वाला भी पकड़ाएगा, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया, त्रिमासी मतलब 3 महीना 90 दिन के अप्रॉक्स चलिए तो कितना हो जाएगा, 12 सप्ताह हो जाएगा। ये सब याद करने की थोड़ी नहीं चीज़ें हैं, ये सब तो आप सोच के भी दिमाग में रख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो और हम लोग का आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय तिमाही क्या हो जाएगा, वो 12 सप्ताह होते थे, तो ये 12 से 13 से मतलब कि 14 सप्ताह को द्वितीय तिमाही के नाम से भी जाना जाता है। तो अब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। सॉरी, द्वितीय तिमाही आपका कितना हो जाएगा, तो 5 से 6 सप्ताह हो जाएगा। ये क्या था, सॉरी प्रथम तिमाही था ना, प्रथम तिमाही मतलब कि 12 सप्ताह ठीक ही है, और द्वितीय तिमाही आपका वो हम थोड़ा दूसरा कुछ सोच लिए थे, 13 से 28 ही होंगे। वो प्रथम तिमाही था, ये दूसरा तिमाही है, क्योंकि उसको मतलब कि गर्भवती पीरियड को 3 माही के टर्म में बांटा जाता है, 3-3 मंथ करके, तो उस पर सब कुछ डिफाइंड किए जाते हैं, इसलिए तिमाही लिखा हुआ है। अब तीनों क्वेश्चन एक जगह है जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रथम तिमाही 12 सप्ताह, दूसरा तिमाही 13 से 28 सप्ताह, और दूसरा तिमाही कितना सा 13 से 28 सप्ताह, और तीसरा तिमाही चलते हैं। तीसरा तिमाही कितना होता है, तो ये 28 से 29 चला जाता है, वो 12 से 13 वो 12 होता था, और पहला दूसरा तिमाही 13 से 28, तो तीसरा तिमाही कितना हो जाएगा, 28 पे से 29 आएगा, तो 29 से 40 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तीनों एक जगह है ताकि आप उसको रिलेट करके समझ के आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि तीनों एक जगह है, आपको याद रहेगा कि 12 प्रथम तिमाही, 12 सप्ताह, 12 से अगला 13, 13 से 28 तक दूसरा, 28 के बाद 29, तो 29 से 40 तक तीसरा तिमाही, बस इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत है ही नहीं। अगला है कि कौन से वर्ष में पहली बार भारत में MTP, हाँ ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, MTP एक्ट को वैधानिक रूप दिया गया। ये कब दिया गया, ये पहली बार भारत में MTP एक्ट को 1971 के टाइम में, जब हम लोगों का युद्ध होने के कगार पे थे, किसका, भारत पाक पे कारगिल युद्ध, तो उस समय हुआ था 1971 के समय में। वो हम आपको इसलिए बता दिए कि आपको याद रहे, WHO युद्ध से उसका कोई मतलब नहीं है।
आप लोग उसको बारे में, युद्ध के बारे में मत सोच लीजिएगा। जैसे कि हमने आपको WHO आ गया, WHO की स्थापना के बारे में क्या बताए थे कि हम लोगों के देश की आज़ादी के 1 साल बाद स्थापना हुआ था। कब हुआ था? हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसकी स्थापना 1948 में हुआ था। उसका मुख्यालय जिनेवा में है, भारत में मुंबई में है। स्वास्थ्य संबंधित एक संस्था है ये। कह रहा है WHO के अनुसार प्रसव पश्चात 1.5 मिलीलीटर से अधिक की रक्त की हानि को प्रसव उत्तर रक्त के रूप में प्रभावित किया जाता है। मतलब 1000 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। मिलीलीटर 1000 है तो लीटर में 1 लीटर हो जाएगा। 1000 से भाग दीजिए तो 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर से अधिक यदि रक्त की हानि होती है तो प्रसव जब होने लगते हैं, प्रसव उत्तर के समय, तो उस रक्त के रूप में जो परिभाषित किया जाता है उसको कितना रक्त के, तो मतलब कि 1000 मिलीलीटर के रूप में, या लीटर रहेगा तो 1 रहेगा। कह रहा है कि सर्विक्स को पूरी तरह फैला हुआ माना जाता है। सर्विक्स को पूरी तरह कब फैला हुआ माना जाता है? यदि यह 10 सेंटीमीटर फैला हो, या 4 सेंटीमीटर फैला हो, या 20 सेंटीमीटर फैला हो, या 14 सेंटीमीटर। तो यदि 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का विस्तार हो गया तो वह क्या होते हैं? मतलब कि पूर्ण रूप से फैला हुआ माना जाता है। और सर्विक्स के बारे में कल के क्लास में हम लोग और डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना पर हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज करते रहिए और अच्छे से फ्री माइंडेड पढ़ते रहिए। आपको जो भी बहाली से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएंगे, जो भी सूचनाएं आएंगे, वो सारी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग अपने फ्रेंड को भी ज़रूर क्लास में ज्वाइन करवाइएगा, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।